हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन 4 महीनों में तैयारी करके आर ओ 2024 के एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग आर ओ 2024 के एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर किसी दूसरे अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चाहे बात हो आपके पेपर पैटर्न की, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद अगर बात हो जो वर्तमान में आपसे क्वेश्चंस के टाइप पूछे जा रहे हैं उनकी बात हो, तो वहाँ उन टाइप्स के बारे में भी आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है कि किस किस तरह के क्वेश्चन इस समय आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ एक फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा पहलू आता है, वो आता है हमारा स्ट्रेटेजी का। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो उस स्ट्रेटेजी के बारे में भी आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, उसका डिस्कशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो ये वीडियो होने वाला है आपका, अगर आप लोग आर ओ का एग्ज़ाम अपने पहले ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो सबसे पहली जो आपके लिए चीज़ ज़रूरत होती है वो होती है आपकी सही डायरेक्शन। अगर आपके पास डायरेक्शन सही है, फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से ये बात कह रहा हूँ, अगर आपके पास डायरेक्शन सही है और आपको अगर सही गाइडेंस मिल रहा है तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट सामने निकल के आता है वो यही आता है कि आपके पास जो डायरेक्शन मिल रही है, आपको जो आपको गाइडेंस मिल रहा है वो आपको पास बिल्कुल सही मिलना चाहिए। सेकेंड नंबर पर बात आती है बेस्ट कंटेंट की, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कंटेंट फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको एक हज़ार पन्नों की फ़ाइल दे दी जाए और कहा जाए आप इसे पढ़िए। तो सबसे बड़ा तो टास्क यही होगा कि पहले आप उस 1000 पन्ने की फ़ाइल को क्या करें, कंप्लीट करें। जब आप कंप्लीट करेंगे तभी तो आप आगे जाके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपका लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट ना हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे सामने निकल के आता है वो ये आता है कि कंटेंट तो आपको मिल गया, ठीक है, लिमिटेड कंटेंट मिल गया, लेकिन कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए जो कि आपका इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो। ऐसा ना हो कि आप उसको जब पढ़ने बैठे तो आप बोर ही हो जाएं, आप उसको पढ़ ही ना पाएँ। तो आप जब पूरा पढ़ नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम तो क्रैक करने की बात बाद में आएगी ना। तो जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो कंटेंट आपका अट्रैक्टिव है कि नहीं। आप उसको पढ़ते हुए बोर तो नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप पढ़ने बैठे और आपने आधा घंटा पढ़ाई कि आप बोर हो गए, मतलब वो आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रहा है। और कंटेंट इंटरेस्टिंग कैसे बनता है, तो कंटेंट जो है आपका इंटरेस्टिंग बनता है चीज़ों को इंक्लूड करते। कैसे, जैसे कि अगर आपके कंटेंट में फ़ोटो को इंक्लूड कर दिया जाए तो फ़ोटो को इंक्लूड करने से क्या होता है, आपका जो कंटेंट बन रहा है वो कैसा बन जाता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है। अगर आपको पहले क्वेश्चन बताया गया, क्वेश्चन के साथ साथ आपको अगर इमेज दिखा दी जाए तो इमेज के थ्रू क्या होगा, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, और आपको क्या लगेगा, जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप बोर नहीं होंगे, उसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगी। तो फ्रेंड्स आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये सामने निकल के आती है, आपको कोई ये बता दे कि आपको इस रास्ते पर चलना है, तो वही हो गया क्या, डायरेक्शन और गाइडेंस। तो आपको डायरेक्शन और गाइडेंस मिल गया, लेकिन आपको जिस चीज़ से जाना है, जिस माध्यम से जाना है, मानिए आपको यहाँ से यहाँ तक बस से जाना है, तो अगर वो बस सही नहीं होगी, सही कंडीशन में नहीं होगी, तो आप कैसे जा पाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स आपको अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपको किसी ने जो रास्ता बताया है वो सही बताया होना चाहिए। दूसरी बात ये, आप जिस चीज़ पर बैठ के जा रहे हैं, जिस माध्यम का यूज़ कर रहे हैं वो माध्यम सही कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा दे, ऐसा ना हो कि वो माध्यम सिर्फ आपको बीच में ही छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
वो जिस व्हीकल से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, वो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पहुँचाए। तो वही मेरा आपको समझाने का यहाँ पे मकसद है कि आपके पास सही गाइडेंस होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। और वो जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कंटेंट आपको बोरिंग लगे और आप उस चीज़ को पूरा पढ़ ही ना पाएँ। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ें कहीं से मिल जाएं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। अब गाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ARO का जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है। जब आप इसको समझेंगे ना तो आपको बातें अच्छे समझ में आएंगी। अब मान लीजिए जैसे 100% आपके क्वेश्चन आते हैं, उन 100% क्वेश्चंस में आपके 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, सिंगल ऑप्शन वाले होते हैं, जिसमें आपको क्या होगा, एक यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन पिक करना है जो कि आपका राइट आंसर होगा। बचे हुए जो आपके यहाँ 40% क्वेश्चन होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, डिसाइडिंग होते हैं। इन 60% क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये जो 40% क्वेश्चंस होते हैं यही आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब इसमें वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है, जो वर्तमान जो फैशन चल रहा है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 40% क्वेश्चंस में हमारे नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये होते हैं हमारे लिस्ट मैचिंग वाले। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दे दी जाएंगी, यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दे दी जाएंगी। अब ये कहा जाएगा कि इनमें कौन सा जो है हमारा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये होते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन। इसके बाद ये क्रॉस मैचिंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप में। तो इसमें भी एक तरफ आपको 4 चीज़ें लिख दी जाएंगी, दूसरी तरफ आपको 4 चीज़ें लिख दी जाएंगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मैचिंग इनको कराना पड़ेगा। इसके बाद और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आता है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और इन 4 स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, समय के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए हिस्ट्री की बात करें तो कोई चीज़ आपकी 1919 में हुई थी, उससे संबंधित एक आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा। 1921 से संबंधित आपका एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। 1924 से संबंधित आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा। इस तरह से आपके 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कब हुई थी, तभी तो आप जाके उसको अरेंज कर पाएंगे टाइमलाइन के हिसाब से, समय के हिसाब से। आपको अरेंज करने के लिए ये चीज़ जरूरत होगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन इस समय एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और क्या क्या टाइप बनता है, जैसे आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत में जो भी नदियां आपकी बहती हैं उनकी क्या दे दी जाए, उनको दे दिया जाएगा, उनके नामों को दे दिया जाएगा। फिर उनसे कहा जाएगा, आपसे ये चीज़ कही जाएगी कि इन नदियों को उनकी लंबाई के घटते हुए क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस नदी की कितनी लंबाई है। ये इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वो उस तरह का एग्जाम नहीं रह गया कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाए सिंगल ऑप्शन वाले। इस चीज़ को आपको समझना है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, और यहाँ पे आपको 1, 2, 3 स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा गलत है। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसमें नहीं लिखा होता है, तो नहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जामिनर क्या करता है, बीच में नई शब्द को जोड़ देता है और बच्चा क्या करता है, एग्जाम के प्रेशर में उस नई शब्द को नहीं देख पाता है, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है आपका कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, एक आपको कथन दे रखेगा, एक आपको कारण दे रखेगा और आपसे ये कहेगा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों हमारे कथन और कारण सही है कि नहीं। अगर दोनों चीज़ें सही है तो आपको ये फिर बाद में चेक करना पड़ेगा कि जो कारण वाला स्टेटमेंट है वो कथन वाले स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान जो सिनेरियो बनता है इसमें जो 40% आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, जो RO 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था RO 2024 का, उस एग्ज़ाम में बहुत से बच्चों के साथ ये शिकायत आई थी सामने कि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी ही नहीं की थी। वो सिंपल से जो आपके सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं की सिर्फ तैयारी करी थी। जब उन्होंने पहली बार इन क्वेश्चंस के टाइप को देखा ना, तो वो उन्हें क्वेश्चंस आते थे लेकिन मतलब देखते ही वो घबरा गए, वो नहीं कर पाए। अगर उन्हें यही चीज़ पहले बता दी जाती तो हो सकता है वो चीज़ कर लेते, उनकी प्रैक्टिस अगर ये करा दी जाती तो हो सकता है वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते।
लेकिन क्या हुआ कि उनके सामने अचानक से क्वेश्चन आ गए, उनको प्रैक्टिस नहीं थी, उन्होंने नहीं देखा था इस तरह के क्वेश्चंस को, तो वो अच्छे से उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। अब गाइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एग्ज़ाम हमारा होता है उसमें पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं प्री में। एक होता है हमारा पहली शिफ्ट में जीएस का पेपर, दूसरी शिफ्ट में होता है हमारा हिंदी का पेपर। ठीक है, जो हमारा जीएस का पेपर होता है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके 140, जबकि जो सेकेंड शिफ्ट में जो दूसरी शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम होता है वो हिंदी का होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 60। तो टोटल यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री एग्ज़ाम में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जीएस का जो पेपर होता है पेपर 1 जिसे कहा जाता है उसमें 140 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जनरल हिंदी का पेपर होता है सेकंड पेपर से कहा जाता है उसमें आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हो गए, तो टोटल हो गए आपके 200 क्वेश्चन जो कि आपके प्री में पूछे जाते हैं। अब गाइज यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि 200 में कितने नंबर हमें लाने हैं, या फिर जनरल स्टडीज़ में हमें कितने नंबर लाने हैं और जनरल हिंदी में कितने नंबर लाने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जनरल हिंदी की अगर बात करें तो आपको 60 में से 50 से लेके 55 क्वेश्चंस तक आपको सही करने होते हैं अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। इसी तरीके से अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 80 से लेके 85 क्वेश्चंस तक आपको सही करने होते हैं अगर आपको प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, तो ये हो जाएंगे आपके 130 से लेकर 140 क्वेश्चंस तक। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको 130 से लेकर 140 क्वेश्चंस तक सही करने होते हैं। अब गाइस आपके दिमाग में ये बात उठ रही होगी, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने तो कह दिया 60 में 55 नंबर लाना, तो 55 नंबर लाना क्या आसान होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, हमारा जो बैच चल रहा था टारगेट स्टडी आईक्यू के चैनल पर, जो आपका बैच चल रहा है, जो ऐप पे हमारा बैच चल रहा है, उस बैच को पढ़ने के बाद बच्चों के 11 फरवरी 2024 के आर एग्ज़ाम में 57 क्वेश्चंस सही करके आए हैं बच्चे हमारे यहाँ के। आप यकीन नहीं मानेंगे, 57 क्वेश्चंस हमारे बच्चे, हमारे बैच के पढ़ाए हुए बच्चे 57 क्वेश्चंस हिंदी में बिल्कुल सही करके आए हैं। और फ्रेंड्स जब वो एग्ज़ाम दे के आए थे और हम लोगों ने उनसे बात करी कि आपका पेपर कैसा हुआ है, तो उन्होंने ये बात कही कि सर आपका पढ़ाया हुआ, आपका जो हिंदी बैच आपने पढ़ाया हुआ है अपने ऐप पे वो बहुत बेस्ट है, मतलब वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसमें कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं बताई गई हैं, उसमें सिर्फ वही चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अदर जगह क्या होता है, आपको इतनी चीज़ें बता दी जाएंगी ना कि एग्ज़ाम वाली चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, लेकिन उसके अलावा इतनी चीज़ें बता दी जाएंगी ना जो कि आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। और जबकि हमारा जो बैच चलता है वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है, उसमें केवल वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाए, और जिसका ये एग्जाम्पल है 57 क्वेश्चन जो कि हमारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आए थे, जो कि बिल्कुल सही करके आए थे। 57 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। हमारे गाइडेंस में वो 57 क्वेश्चन आपके सही करके आए हुए हैं, और ये बोलते हैं, वो ये बात वो कहते हैं कि सर आपका जो बैच है, जो आपने कंटेंट हमें प्रोवाइड किया है, वो इतना बेस्ट है कि हम लोग 57 क्वेश्चन सही करके आए हैं एग्ज़ाम में। अब फ्रेंड्स अगर बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो इसमें कितना हमें क्वेश्चन सही करने हैं, तो मैंने आपको बताया 80 से लेकर 85 क्वेश्चन तक आपको इसमें सही करने होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, 140 में 97 क्वेश्चंस जीएस के हमारे कंटेंट से डायरेक्ट फंसे हैं। फिर से मैं फ्रेंड्स रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, 140 क्वेश्चंस में 97 क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से डायरेक्ट फंसे हुए हैं। टॉपिक नहीं फंसा है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन फंसा है। बहुत बड़ी बात है ये। और फ्रेंड्स ये बात हम लोग नहीं कहते हैं, ये बात हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे कहते हैं, तभी तो बच्चे 161 नंबर ला रहे हैं। जो आपका 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें 161 नंबर तक ला रहे हैं हमारे बच्चे, 157 नंबर ला रहे हैं, 154 नंबर ला रहे हैं। तो कैसे ला रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे कंटेंट को पढ़ने के बाद ही ला रहे हैं। उनकी खुद की मेहनत है, उन्होंने तैयारी अच्छे से की है, हमने जो उन्हें गाइडेंस दिया, हमने जो कंटेंट दिया, उन्होंने अच्छे से पढ़ा, इसके बाद ही वो लोग 161, 157 और 154 ला रहे हैं। और ये बात हम लोग नहीं कहते हैं, ये बात वो लोग खुद हम लोगों से बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे, और आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है। जो प्रीलिम्स होता है 200 नंबर का,
वो जो आपका एग्ज़ाम होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब इसके जो नंबर आप प्राप्त करेंगे वो आपके मेंस एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे, और जो आप मेंस एग्ज़ाम में नंबर आपके प्राप्त करेंगे, जो भी आप मेंस एग्ज़ाम में नंबर लेके आएंगे उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो प्रीलिम्स में फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, जो प्रीलिम्स होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके जो नंबर है वो आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं। जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है वो मेंस के नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्रीलिम्स में जैसे मैंने आपको बताया कट ऑफ लगभग कितनी लगती है, तो ये लगभग 127 से लेकर 135 तक लगती है। मेंस की जो कट ऑफ लगती है वो 275 से लेकर 280 नंबर तक लगती है। अब यहाँ पे इस टेबल के थ्रू आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो लगभग अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी जाती है, तो आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। मेंस की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जाती है, जनरल के लिए कितनी जाती है, ओबीसी एनसीएल के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एसटी और एससी के लिए कितनी जाती है, फीमेल कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यू के लिए कितनी जाती है, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिखाया जा रहा है। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। जो आपका 11 फरवरी 2024 को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, 11 फरवरी जो 2024 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो जो पेपर था, एग्ज़ाम पेपर था, उसमें क्या हुआ था, जो क्वेश्चंस के टाइप थे ना वो चेंज कर दिए गए थे। आपसे उस तरह के सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, आपके टाइप जो बदल दिए गए थे, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया था। इसीलिए जो पेपर बन जाता है क्या बन जाता था, टफ बन गया था। अब गाइस यहाँ पे हम लोग एक बहुत बेहतरीन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और ये चीज़ आप यकीन मानिए किसी भी इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन नहीं किया होगा। और ये जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, जो हम लोगों ने ये टेबल आपके लिए तैयार की है ना, ये बहुत मेहनत से तैयार की गई है, बहुत रिसर्च के साथ तैयार की गई है। इसके लिए एक हमारी पूरी टीम काम करती है जो सिर्फ यही रिसर्च करती है कि किस पेपर में, जैसे हम लोग आरओ के पेपर डील करते हैं, यूपीपीसीएस का पेपर डील करते हैं, तो इस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वर्तमान ट्रेंड क्या है, क्या सिनारियो वर्तमान में है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत रिसर्च का काम होता है, ये स्टूडेंट का काम नहीं होता है, ये एस्पिरेंट का काम नहीं होता है, ये उसका काम होता है जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं, जिनके गाइडेंस में आप पढ़ रहे हैं, जिनका कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो चीज़ ये आपके सामने निकाल के रखें। आप अगर ये चीज़ सामने, आप अगर ये रिसर्च करने लग जाएंगे तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ये काम होता है किसका, जिसका आप कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट बेहतर इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने हर एक चीज़ पे काम किया है, कंटेंट की क्वालिटी पे काम किया है, कंटेंट में किस तरह के क्वेश्चंस रखने हैं उन पे काम किया है, और वर्तमान सिनेरियो क्या बन रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सब पे बहुत रिसर्च करी हुई है। तो एक बार इसको फ्रेंड्स समझ लेते हैं। यहाँ पे ये है कि आरओ के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं उनमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका ये एनालिसिस है। तो सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो पूछे जा रहे हैं आपके करंट अफेयर से। 2024 वाले एग्जाम में आपके 22 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, जबकि 21 वाले एग्जाम में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इससे भी आपके 2024 में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपका 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए, 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छा नंबर है ये आपका। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन पूछे गए। मॉडर्न हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरीके से ये पूरा सब्जेक्ट वाइज आपका क्या हुआ है, एनालिसिस यहाँ पे रखा हुआ है। यूपीजीके के 9 क्वेश्चन, रीजनिंग के 7 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 7 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत अच्छे से ये रिसर्च करके एनालिसिस की गई है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इस समय, और ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब आप ऐसा नहीं करने लगेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको शुरुआत से ही कर दें पढ़ना शुरू। इससे क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, लगभग 6 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही शुरुआत करेंगे तो ये आपका सही तरीका पढ़ने का नहीं होगा। आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाइए जिससे आपके इस समय एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए क्या, इंडियन ज्योग्राफी। फिजिक्स से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स ही पढ़ना चाहिए। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पॉलिटी पढ़िए। ऐसा ना करें कि आप ये जो जिससे कम कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनको पढ़ने लगे, ये आपको नहीं करना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ आपको करनी है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको उसी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसके बाद थोड़ा जो कम पूछा जा रहा है, इस तरह से करते करते धीरे धीरे चीज़ें करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि जिससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारा कंटेंट बनाया गया है वो इसी को देखते हुए बनाया गया है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया था वो वही सब्जेक्ट पढ़ाया गया है जो आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है। तो इसी तरीके से पूरा हमारा जो ऐप पर हमारा जो बैच लगा हुआ है वो इसी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, आपके पास समय कितना है, 4 महीने का। आज की अगर बात करें तो आज से आपके पास समय है लगभग 4 महीने का। तो आपको इन 4 महीनों में क्या नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि आप बुक खरीद लें स्टैंडर्ड और एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप बुक खरीद के एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे ना तो फिर आप ये वाला एग्ज़ाम भूल जाइए। ये वाला एग्ज़ाम आपका निकल पाएगा जो कि आपका 22 दिसंबर को होने वाला है, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब आप एक स्टैंडर्ड बुक लेके आएंगे ना तो उसको पढ़ने में आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, सिर्फ एक बुक को पढ़ने में और एक सब्जेक्ट की। तो कैसे आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो आपको एक तरफ से सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये होता है आपका गलत तरीका। और अभी इन 4 महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा तो एक तरफ से आप जब पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो फिर आपको एग्ज़ाम वो नहीं निकलेगा, क्योंकि आप फिर पीएचडी करने लगेंगे। और आपको एग्ज़ाम निकालना है, पीएचडी नहीं करना है। जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है वो चीज़ पहले पढ़ो, ये बिल्कुल सही तरीका होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप केवल थ्योरी पढ़ के जाएँ, ये चीज़ आपको नहीं करनी, ये होता है आपका गलत तरीका। आपको केवल क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, ये भी आपको नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि घट्टा चक्र की बुक ले आते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो ये भी माय डियर फ्रेंड्स गलत तरीका होता है आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। बेस्ट तरीका क्या होता है जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो बेस्ट जो आपका तरीका होता है वो ये होता है कि आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। क्यों? थ्योरी आपको क्या करेगी, थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगी। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने से आपको क्या होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो डेवलप हो जाएगा। इसके बाद उस थ्योरी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और जो हमारा बैच तैयार किया गया है वो इसी तरीके से तैयार किया गया है कि सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ाया गया है। उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपका उसी के साथ सॉल्यूशन आपको दिया गया है, उसी के साथ आपको वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है और यही आपको फॉलो करना चाहिए और इसी के हिसाब से हम लोगों ने आपकी तैयारी कराई हुई है। तभी तो बच्चे लेके आ रहे हैं 161 नंबर। 200 में 161 नंबर लाना कोई छोटी मोटी बात है। 161 नंबर तभी कोई ला सकता है जो चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहा हो, जो आपका सही तरीका होता है उसके हिसाब से अगर कोई तैयारी करेगा तभी तो 161 नंबर ले आ पाएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब जो हमारा फ्रेंड्स बैच है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट की, जो आपके पास कंटेंट होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे बायोलॉजी की हमारे यहाँ जो क्लास लगी हुई है तो उसमें आपके 20 लेक्चर हैं और 20 लेक्चर कितने घंटे के, आधा घंटे के। तो कितना टाइम हो जाता है, ये 10 घंटा हो जाता है। तो 10 घंटे में अगर आप तैयार करना चाहें तो बायोलॉजी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं विद क्वेश्चंस। थ्योरी के साथ आप क्वेश्चंस के साथ इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। बात की जाए फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसमें 22 आपके लेक्चर लगे हुए हैं और हर एक लेक्चर आधा घंटे का लगभग है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 घंटे का। 11 से 12 घंटे में आप मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना लिमिटेड हम लोगों ने कोर्स दे के आपका जो काम है वो आसान कर दिया है। आप चीज़ों को कम समय में पढ़ सकते हैं और फिर इसके बाद आपके पास समय रहेगा तो आप चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। अब कहीं कहीं पे चीज़ें क्या होती हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट आपको दे दिया जाएगा कि आप उसको पहली बार पढ़ ही नहीं पाएंगे। किसी तरीके से पढ़ लिया तो आप रिवीजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि अच्छे से आप पढ़ाई भी कर सकें और उसका रिवीजन भी कर सकें। तो उसके लिए यही आपके लिए बेस्ट होता है कि आपका जो कोर्स होना चाहिए, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बातें होनी चाहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसमें थ्योरी पढ़ाई जानी चाहिए और क्वेश्चंस कराए जाने चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा कोर्स है वो बहुत लिमिटेड है, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे
ऐप पे जो बैच आपको दिया जा रहा है उसमें एक अलग से सेक्शन बनाया गया है करंट जीके का। देखिए एग्ज़ाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके में क्या होता है कि आपको ये लग जाता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। अब मान लीजिए नोबेल प्राइज़ अभी हाल ही फिलहाल में दिए गए, 6 से 8 महीने के अंदर नोबेल प्राइज़ अगर दिए गए तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना क्या हो जाता है, लाजमी हो जाता है, बनना ही बनना क्वेश्चन है। तो क्यों ना इसको हम लोग अलग से एक सेपरेट सेक्शन में पढ़ लें नोबेल प्राइज़ में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने करंट जीके का सेक्शन बना रखा है अपने ऐप पे, जो कि आपको बैच में मिलेगा। अगर आप बैच परचेज करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। वहाँ पे क्या है, आप टॉपिक को सेपरेट पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें क्वेश्चंस बनने लाजमी होते हैं। आपको एग्जाम में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन जरूर दिख जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का मान लीजिए बजट आया, तो इस बजट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिख जाएंगे, क्योंकि आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन आपको इससे जरूर दिखाई दे जाएंगे। अब जैसे चंद्रयान 3 का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 11 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें चंद्रयान 3 से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया अपने बैच में, अपने कोर्स में, कि अलग से करंट जीके का एक सेक्शन बना रखा है, जिसमें जो इस समय आपके जो वर्तमान में टॉपिक चल रहे हैं उनको अलग आपके लिए कंटेंट उसके लिए आपके लिए डेवलप कर दिया गया है। तो उन चीज़ों को आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे कंटेंट में, हमारे बैच में और अदर बैचेस में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब जैसे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अभी हाल फिलहाल में दिए हैं, तो इससे क्वेश्चन बनना क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। तो क्यों ना इसे अलग से पढ़ लिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री का अपना कंटेंट बनाया है, तो जो हिस्ट्री का कंटेंट बनाया गया है वो सिर्फ एक बुक से नहीं बनाया गया है, वो हमारी 5 से लेके 6 बुक्स का रेफरेंस लिया गया है उस कंटेंट को बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से लेके 12 तक के जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसको रेफरेंस लिया गया है। बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है उसका रेफरेंस लिया गया है। नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है उसका रेफरेंस लिया गया है। आर.एस. शर्मा की जो एंशिएंट हिस्ट्री आती है उसका भी रेफरेंस लिया गया है। मीडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा का रेफरेंस लिया गया है। तो एक सब्जेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे कम से कम 5 से 6 बुकों का रेफरेंस लिया गया है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो एक ही बुक में अच्छी नहीं दी होती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें अच्छी अच्छी दी होती हैं। तो उन अलग अलग चीज़ों को हम लोगों ने अलग अलग बुक से उठा के अपने कंटेंट में क्या किया है, ऐड किया है। और ये काम किसी स्टूडेंट का नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक सब्जेक्ट की 6 स्टैंडर्ड बुक पढ़े और वो जाने कि किस बुक में क्या अच्छा दिया हुआ है। ये काम किसका होता है, जो आपको पढ़ा रहा है, जिसका बैच आपने ले रखा है, जिसका कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ये काम उसका होता है। तो इस काम को हम लोगों ने बखूबी निभाया है। अलग अलग बुक्स से अलग अलग टॉपिक्स को निकाल के आपके कंटेंट में ऐड किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये तो एक सब्जेक्ट की बात हो गई ज्योग्राफी के, इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। ज्योग्राफी का जो कंटेंट बनाया गया है उसके लिए भी अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग बुक्स को फॉलो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जो भी आपका है जनरल साइंस का, तो एक बुक से इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया गया है, 5 से 6 बुक्स का रेफरेंस यहाँ पर लिया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से ये एग्ज़ाम होता है और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा बैच है उसकी क्या खासियत है, हमारे बैच को आपको क्यों लेना चाहिए और हमारे बैच में आपको क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी और हमारा बैच किस तरह से अन्य बैचों जो आपके मार्केट में मिल रहे हैं उनसे अलग है। तो ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जब लेने जाए ना तो ये चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं हमारे बैच में आपको क्या क्या दिया जाएगा, हमारे बैच की खासियत क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है कि जो हमारे बैच में सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या किया गया है, आपको थ्योरी पढ़ाई गई है। थ्योरी के द्वारा क्या किया गया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया है। इसके बाद जो भी चीज़ आपको पढ़ाई गई है उससे संबंधित पिछले साल के जितने भी 5 वर्षों में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया गया है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स जो भी बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए अलग अलग किताबों से अच्छे अच्छे पॉइंट्स को उठाया गया है। हमारा जो कंटेंट है वो बहुत बेस्ट है। इस कंटेंट को बनाने के लिए हम लोगों ने जैसा आपको बताया कम से कम 5 से 6 बुक्स का रेफरेंस लिया है एक सब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो कंटेंट आपका बेस्ट बन ही जाएगा, क्योंकि हर जगह चीज़ें अच्छी नहीं दी होती हैं। किसी बुक में कुछ चीज़ अच्छी दी है, किसी बुक में कुछ चीज़ अच्छी दी है। तो हर एक बुक का रेफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे लेके आपके लिए कंटेंट बेस्ट बनाया है। कंटेंट जो है वो आपका बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप कम समय में इसे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। विशेषकर जो लोग हमारे जॉब कर रहे हैं उनको देखते हुए ये कंटेंट आपका बनाया गया है।
लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जिस तरह के टाइप्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने यहाँ पे अपने बैच में, अपने कोर्स में क्या किया है, शामिल किया गया है। तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप एग्जाम में नए तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस को आप पहले अपने पढ़ चुके हैं। जो भी आप बैच पढ़ रहे हैं उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो हमारे बैच की ये खासियत है कि हम लोगों ने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से प्रश्नों को शामिल किया है। अब यूपीएससी के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके स्टेट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीट हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने अपने इस बैच में क्या किया है, इंक्लूड किया है। बैच लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स बैच लेने के बाद आपको कुछ भी अलग से नहीं खरीदना है। दूसरी जगह आपको थ्योरी पढ़ने के साथ क्या होता है, बैच के लिए एक अलग, प्रैक्टिस के लिए एक अलग बैच लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको एक ही बैच लेना है। इसी बैच में आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, इसके साथ ही साथ इसी बैच में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए उनकी। तो ये बैच लेने के बाद आपको किसी भी तरह से किसी अन्य चीज़ को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको घटना चक्र लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोगों ने अपने बैच में करा रखे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात हो गई हमारे बैच की खासियत की, जो कि हमारे बैच को अन्य दूसरे बैचों से क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7238969297। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी उठ रही हो, इसके बाद भी, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी भी तरह की आपके दिमाग में कोई क्वेरी उठ रही हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी हर एक क्वेरी को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको अगर बैच लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में और भी अच्छी चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।